हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज की वीकली डबल डोज में जो दो मूवी मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ उनमें से एक है फेयर प्ले और दूसरी है टोटली किलर। ये दोनों ही मूवी अलग अलग जॉनरे की है। दोनों मूवी का रन टाइम ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास का है। फेयर प्ले आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और दूसरी टोटली किलर आपको अमेजॉन प्राइम पर। जो फेयर प्ले है वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें जो ऑफिस का कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है उसे दिखाया गया है। गेमिफाई किया गया है मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर को। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है जनरली उसमें मेल्स काम करते हैं जो हाई पोजीशन होती हैं उस पर, और वहाँ पर पेट्रियार्की को दिखाया गया है अच्छे से। साथ ही एक एरोटिक थ्रिलर भी है। दूसरी जो टोटली किलर है वो एक टाइम ट्रैवल मूवी है, टीन स्लैशर है, सीरियल किलर आपको वहाँ पर मिलने वाला है और हाई स्कूल का जो ड्रामा है टीन्स वाला वो भी देखने को मिलता है। साथ में जो वाइल्ड 80s है उसके भी दर्शन होते हैं जब लोग कुछ भी बिना सोचे समझे लोगों को बोल दिया करते थे, जिनकी वजह से आज हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं चीज़ों को लेकर और मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके भी दर्शन यहाँ पर आपको होने वाले हैं। सो दोनों ही मूवीज़ की स्टोरी के बारे में थोड़ा बताऊंगी और उसके बाद बताऊंगी उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। और दोनों मूवीज़ के बारे में सुनने के बाद आप ये तय करें कि आपको कौन सी मूवी देखनी है। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट फेयर प्ले। फेयर प्ले में एमिली और लूक सीक्रेट लवर्स हैं जो बहुत एम्बिशियस हैं। एक ही फॉर्म में फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। उस फॉर्म में कलीग्स को डेट करना अलाउ नहीं है। दैट्स व्हाई दे हैव केप्ट देयर अफेयर सीक्रेट। अब एक प्रमोशन होने वाला है सर्टेन पोस्ट के लिए और लूक समझता है कि वो बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट है उस चीज़ के लिए। एमिली को भी ऐसा लगता है, लेकिन पासा वहाँ बिल्कुल पलट जाता है जब वो प्रमोशन लूक को ना मिलकर एमिली को मिलता है। लूक की जो ईगो है वो शाटर हो जाती है। वो ऐसा दिखाता है कि उसे अच्छा लग रहा है, लेकिन जितनी भी चीज़ें उसके मन में उथल पुथल चल रही है वो उसके फेस पर दिखती है। धीरे धीरे वो इसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही इन द फेस ये चीज़ आती है, एमिली उसकी बड़ी पोस्ट पर है और वो उसका सबॉर्डिनेट है, तो वो उसे हजम नहीं कर पाता है और जो बातें चल रही होती है ऑफिस में, जैसे ऑफिस गॉसिप होती है, उस चीज़ में बिलीव करने लगता है। बात बिलीव करने की नहीं, वीकनेस उसके अंदर ही होती है और वो उसकी एक एक हरकत में रिफ्लेक्ट होने लगती है। वो उसके ड्रेसिंग सेंस पर कमेंट करने लगता है। वो ऐसा कहता है कि प्रमोशन तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम एक लड़की हो और न जाने कुछ हमेशा जैसा चीज़ें होती रहती हैं। टाइम बॉम्ब फटने ही वाला है बहुत ही भयानक तरीके से। कब और कैसे फटेगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। इस मूवी की एंडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है। सो बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। जो पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है इसका डायरेक्शन। क्लोई डमोंट का ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है। देखिए इस मूवी में क्या होने वाला है ये व्यूअर्स को ऑलरेडी पता चल जाता है कि बस अभी कुछ बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, लेकिन वो ब्लास्ट कब होगा और वो जो चीज़ है उसका सस्पेंस बनाए रखना और व्यूअर्स को एंड तक खींच कर ले जाना, ये बहुत ही स्पेशल काम यहाँ पर किया गया है और क्लोई ने उसे बखूबी किया है। सो kudos फॉर दैट। Second positive is acting by the lead actors. Both of them are phenomenal. Emily and Luke, जो Luke है उनका कैरेक्टर आर्क मुझे बहुत पसंद आया है। हर एक इवेंट के साथ वो आपको नए शेड में नज़र आएंगे या फिर कहें ज़्यादा से ज़्यादा साइकोटिक होते नज़र आएंगे। और एमिली जब वो बाहर के लोगों के साथ रहती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ रहती हैं, अपने आप को पुट टुगेदर रखती हैं, ऐसा लगता है बहुत कॉन्फिडेंट है। और ऑल ऑफ सडन जैसे ही वो लुक के सामने आती हैं उनका वनरेबल जो बिहेवियर है सामने आ जाता है। वो कितनी ज़्यादा उससे गिड़गिड़ाती हैं, नॉट इन नेगेटिव सेंस डिमांड करती हैं, अपना जो लवर वाली डिमांड होती है उस तरीके का वो जो इफेक्ट लाती हैं बेहतरीन, बहुत अच्छे से उन्होंने उस चीज़ को निभाया है। देन थर्ड, द स्टोरी ऑफ द मूवी इज़ नेल बाइटिंग। एक एरोटिक सीन से स्टोरी शुरू होती है और उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो नए नए इवेंट्स अपने में ऐड करती जाती है उसकी ग्रेविटी बढ़ती जाती है और आप उस रिलेशनशिप की टेंशन को बाहर तक फील कर पाएंगे। जो भी चीज़ें यहाँ पर चलती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट एंगल दिखाती हुई नज़र नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है कि फीमेल एम्पावरमेंट को दिखाना चाहते हैं, जो कि गलत बात नहीं है अगर दिखाएं तो, लेकिन यहाँ पर जो फ्रजाइल मेल ईगो है या फिर कहें फ्रजाइल ह्यूमन ईगो है उसे बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जो मुझे बहुत ही पसंद आया है। अब कुछ नेगेटिव्स की बात। एज सच मुझे इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं मिला है, लेकिन कुछ लोग जो मिसोजिनी पैट्रियार्की को बस कपोल कल्पित कथाओं का पार्ट मानते हैं और कहते हैं ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, वो शायद इस मूवी के साथ कंफर्टेबल ना हो। लेकिन जो लोग फीमेल्स को लेकर की गई इन सारी चीज़ों के लिए सेंसिटिव हैं वो इसको ज़रूर रिलीज करेंगे, बस यही एक नेगेटिव है। सो सेकेंडली विल टॉक अबाउट टोटली किलर। ये बेसिकली सेंटर में मदर और डॉटर रिलेशनशिप को लेकर चलती है। पैम जो कि मदर है, जेमी डॉटर है। 35 साल पहले 4 लड़कियों का ग्रुप हुआ करता था, फ्रेंड्स होते थे वो, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई थी, उनका मर्डर किया गया था, सीरियल किलर ने किया था। अब
इतने सालों बाद पैम को भी मार दिया गया है। सेम मर्डर दिखाया गया है। जेमी जिसकी वजह से पूरी तरीके से शैटर हो गई है, उसकी फ्रेंड ने एक टाइम ट्रैवल मशीन बनाई है। एक्सीडेंटली वो बहुत सालों पीछे चली जाती है और जब वहाँ जाती है तो वो उस किलर को रोकने की कोशिश में लग जाती है। अब क्या वो कामयाब होगी, इसे देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। जब वो वाइल्ड 80s में पहुँचती है तब वो ये सारी चीज़ों को देखती है जो बुलिंग हो रही है, स्लट शेमिंग, बॉडी शेमिंग, मिसोजिनी, जितनी भी चीज़ें उस समय चलती थी जो बिना सोचे समझे लोग बस यूं ही बोल दिया करते थे। ये नहीं समझते थे कि लोगों के मन पर कितना बड़े स्कार्स पड़ जाएंगे, उनके फ्यूचर कितना ज़्यादा इन सारी बातों से इफ़ेक्ट हो जाएगा, बस यूं ही बोल दिया करते थे। तो जिसकी वजह से आज के लोग इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, सेंसिटिव हो गए हैं, बहुत सोच समझ कर लोगों को एड्रेस करते हैं। तो उनके दर्शन भी आपको यहाँ पर डार्क तरीके से, सरकास्टिक तरीके से या फनी जोक्स के फॉर्म में होने वाले हैं। बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है इसका एंटरटेनमेंट कोशन बहुत ज़्यादा हाई है। टीनेजर्स दिखाए गए हैं, सीरियल किलर दिखाया गया है, हैलोवीन दिखाया गया है, टाइम ट्रैवल दिखाया गया है, वाइल्ड 80s दिखाया गया है जब कुछ भी हुआ करता था और इस टाइम कैसे लोग अगर वहाँ पहुँच जाएं तो रिएक्ट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको फ़नी डार्क सरकास्टिक जोक्स के फॉर्म में दिखाई गई हैं। तो आप और क्या चाहते हैं एक मूवी से, इससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट आपको कहाँ मिलेगा। तो मुझे वो बहुत पसंद आया है। सेकेंड पॉजिटिव, स्क्रीन प्ले बहुत ही बढ़िया लिखा गया है, नेल बाइटिंग है। आप ये बस सोचते ही रहते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं कि ये सीरियल किलर हो सकता है वो, क्योंकि मास्क पहने हुए हैं वो। और ऐसा नहीं है कि बस फुसकी बॉम्ब निकले कि आपने सोचा था वही निकल आए, नहीं, इसमें अच्छा खासा ट्विस्ट एंड टर्न आपको मिलने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया किया गया है। एक भी सेकंड आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो चीज़ वो दिखाना चाहते हैं आप तक नहीं पहुंच पा रही है। साथ ही पेसिंग बहुत बढ़िया है जिसकी वजह से आप एक भी सेकंड बोर नहीं होने वाले हैं। वैसे भी इसका जो सेंट्रल थीम है, जो मेन कंसेप्ट है, वो आपको बोर नहीं होने देगा। दैट टू डायरेक्शन बढ़िया है। नेगेटिव्स की बात करें तो पहला नेगेटिव हो जाएगा एज अ टाइम ट्रेवल मूवी, इसमें जो भी कंसेप्ट दिखाया गया है वो बहुत जेनरिक है। ऐसा नहीं है आउट ऑफ द लीग जाके कुछ नया कंसेप्ट लाए हैं। ऑब्वियस ही चीज़ है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर जो दिखाया गया है बैक टू द फ्यूचर की मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि याद आएगी आपको। देन सेकेंड नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर आपको लूप होल ज़रूर मिलेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे। बट जिस तरीके से कहानी चलती है फास्ट पेस में, वो लूप होल्स इतने बड़े नहीं हैं कि जो मेन प्लॉट चल रहा है उसको इफेक्ट कर सके और आपको टर्न ऑफ करना पड़े इस मूवी को। अकॉर्डिंग टू मी बोथ द मूवीज आर गुड, फेयर प्ले, नॉट फॉर चिल्ड्रन कॉज वो एरोटिक थ्रिलर है। और दूसरी टोटली किलर में गोर और वायलेंस का लेवल थोड़ा ज़्यादा है। सीरियल किलर दिखाया गया है जिससे अंडर 7 बच्चे ना देखें तो अच्छी बात है, +7 देखेंगे तो बढ़िया ही लगेगा उनको। वैसे भी वो ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं इसमें जो दिखाई गई हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी बोथ ऑफ द मूवी फेयर प्ले एंड टोटली किलर आर गुड वन एंड आई वुड सजेस्ट डोंट मिस एनी ऑफ देम। टाइम निकाल कर देख लीजिएगा। दैट्स इट, बाय।